नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक टिलेज रहने वाला है। टिलेज अर्थात भू परिष्करण रहने वाला है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। पहले कॉन्सेप्चुअल बेस समझेंगे, फिर बाद में बिंदुवार भी चीज़ों को समझ लेंगे, जहाँ से सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए समझते हैं भू परिष्करण। टिलेज पर बात करेंगे आज हम सभी लोग, और शीघ्र ही आप सभी लोगों को सॉइल साइंस की भी क्लासेस आरंभ होंगी, जिसमें हम सभी लोग इरिगेशन से टॉपिक आपका आरंभ करेंगे सॉइल साइंस के अंतर्गत। खैर, अपने टॉपिक पर बात करते हैं टिलेज के ऊपर। सन 1731 अर्थात वर्ष 1731 में जेथ्रो टिल महोदय के द्वारा न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। तो ये काफ़ी पूछा जा सकता है कि न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जेथ्रो टिल महोदय के द्वारा लिखी गई। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सभी लोग जरूर याद रखें। उनका विचार यह था, उनका मानना यह था कि भूमि में जो भू परिष्करण इसलिए आवश्यक है। जेथ्रो टिल महोदय का मानना यह था कि भूमि में भू परिष्करण इसलिए आवश्यक है क्योंकि पौधे मिट्टी के छोटे छोटे कणों को अवशोषण अपनी जड़ों द्वारा करते हैं। जेथ्रो टिल जो थे वो यह मानते थे कि जो हमारी मिट्टी उसमें विभिन्न प्रकार की टिले से संबंधित क्रियाएं इसलिए आवश्यक होती हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये मिट्टी के छोटे छोटे कणों का अवशोषण जो करते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से करते हैं। किसकी यहाँ पर बात की जा रही है? मिट्टी के छोटे छोटे कणों का अवशोषण अपनी जड़ों के द्वारा करते हैं। अतः हम भूमि को जितना भी अधिक महीन जुताई करके द्वारा बना दिया जाएगा, अतः हम जितना अधिक हो सके जुताई करने के माध्यम से मिट्टी को क्या किया जाए, भुरभुरा, और तो उतना ही अधिक भुरभुरा कर दें जुताई के माध्यम से। पौधे उतनी ही अधिक मात्रा में भूमि को चूसकर अधिक वृद्धि कर सकेंगे। तो अगर हम जितना अधिक मिट्टी को भुरभुरा कर देंगे उतनी ही अधिक मात्रा में जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनसे पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकेंगे और अपनी ग्रोथ को भी बेहतर कर सकेंगे। लेकिन बाद में यह बात सिद्ध नहीं हुई, किंतु किन्हीं कारणवश बाद में यह जो इनकी बात थी, जो इनका विचार मानना था, जो इनका जिन चीज़ों को लेकर के उनमें कोई सत्यता साबित नहीं हो सकी। जेथ्रो टिल महोदय ने भू परिष्करण को खाद की संज्ञा भी दी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भू परिष्करण को खाद की संज्ञा किसके द्वारा दी गई। तो अगर हम खाद की बात करें दोस्तों, तो खाद की संज्ञा जेथ्रो टिल महोदय के द्वारा दिए गए। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रोनॉमी के लिहाज से, तो इनको जरूर याद रखें। तो खाद की संज्ञा किसको, भू परिष्करण को खाद किसने कहा? जेथ्रो टिल ने कहा। और वहीं बात करें न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? न्यू हॉर्स, यह पुस्तक जरूर याद रखें, होइंग हस्बेंड्री, ये किसके द्वारा दोस्तों लिखी गई है? तो जेथ्रो टिल महोदय के द्वारा लिखी गई। और इसका प्रकाशन कब हुआ? वर्ष 1731 के आसपास हुआ। इनका मानना क्या था? हालांकि अगर एग्जामिनर थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस और कठिन अगर एग्जाम आपका जो क्वेश्चन पेपर बनाना चाहेगा तब इस प्रकार के प्रश्नों को उठाएगा। तो मान लीजिए किसी के थॉट दे दिए गए और पूछ लिया अगर निम्नलिखित में से किसका कथन है यह, तो भूमि में भू परिष्करण के लिए यह आवश्यक है कि पौधे मिट्टी के छोटे छोटे कणों को अवशोषण अपनी जड़ों के माध्यम से करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मिट्टी को अधिक से अधिक जितना हो सके उसको जुताई के माध्यम से भुरभुरा बनाया जाना चाहिए या महीन कर दिया जाना चाहिए, जिससे जो पेड़ पौधे हैं उतनी ही अधिक मात्रा में भूमि का अवशोषण कर सकें, चूस कर अपनी वृद्धि को बेहतर कर सकें। हालांकि आगे चल करके यह बात सिद्ध नहीं हो पाई और जो भू परिष्करण को खाद की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो इन्हीं के द्वारा दी गई। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? लिबिक तथा प्रेस्टले ने, किसने? तो लिबिक तथा प्रेस्टले ने क्या बताया? इनका भी एग्रोनॉमी के लिहाज से काफ़ी उल्लेखनीय नाम है दोस्तों। तो लिबिक तथा प्रेस्टले ने यह बताया कि भू परिष्करण से भूमि में वायु संचार बढ़ जाता है। अगर आप इनके द्वारा यह बताया गया, यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है तो फला ने क्या कहा कि लिबिक तथा प्रेस्टले ने, इनका कथन क्या है कि भू परिष्करण से भूमि में वायु संचार बढ़ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टिलेज के द्वारा भूमि में वायु संचार बढ़ जाता है, यह किसका कथन है? तो किसके द्वारा कहा गया है? लिबिक तथा प्रेस्टले के द्वारा कहा गया है, जिससे मृदा में उपस्थित जीवांशु पदार्थों व अन्य रासायनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण तीव्रता से होता है। 19वीं शताब्दी में लिबिक तथा प्रेस्टले ने यह बताया कि यदि आप टिलेज की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो भूमि में वायु संचार जो होता है वह बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जो
जीवांश पदार्थ उपस्थित होते हैं या फिर जो रासायनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण जो होता है अपेक्षाकृत क्या होता है, उनमें गति आ जाती है, वो तीव्र रूप से होने लगते हैं। और ये पोषक तत्व पानी में घुलकर घोल के रूप में पौधों की जड़ों तक पहुँचते हैं, और जो ये पोषक तत्व होते हैं पानी के रूप में घुल जाते हैं और इसी घोल के रूप में पौधों की जड़ों तक पहुँचते हैं एवं शोषण के लिए वायु की आवश्यकता होती है, जो कि भूपरिष्करण की क्रियाओं द्वारा बढ़ाई जाती है। तो प्रिस्टले महोदय ने क्या कहा, भूपरिष्करण की भूमि से जो टिलेज की क्रिया होती है उसके माध्यम से मिट्टी के अंदर क्या होता है, वायु संचार में वृद्धि होती है, जिससे मृदा में जो उपस्थित जीवांश पदार्थ व अन्य रासायनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण अपेक्षाकृत तीव्र हो जाता है। जैथरो टुल ने पौधों के द्वारा मिट्टी के कणों को चूसने की धारणा इन्होंने समाप्त कर दी। तो जो लिबिक तथा प्रिस्टले हैं, इन्होंने जैथरो टुल के द्वारा जो बताया गया कि पौधे मिट्टी के कणों को अवशोषित करते हैं या चूसते हैं, तो इनकी जो धारणा दी गई थी उसको समाप्त कर दिया गया उन्हीं के द्वारा। मिलिट स्वीट नामक वैज्ञानिक ने 1871 में भूपरिष्करण का उद्देश्य केवल खरपतवारों को नष्ट करना ही बताया। इनके द्वारा क्या बताया गया, इनके द्वारा यह बताया गया वर्ष 1871 में भूपरिष्करण का उद्देश्य केवल यही है कि खरपतवारों को नष्ट किया जा सके। डेवनपोर्ट महोदय ने क्या बताया, डेवनपोर्ट ने 1881 में यह बताया भूपरिष्करण के बारे में। उन्होंने यह धारणा दी कि भूपरिष्करण से भूमि को पोला भुरभुरा बनाकर मृदा में अधिक जल की मात्रा को संचित कर सकते हैं। डेवनपोर्ट का कथन महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन्होंने क्या बताया कि भूपरिष्करण के बारे में इन्होंने क्या धारणा दी कि भूपरिष्करण से भूमि को पोला टिलेज की डेवनपोर्ट ने यह बताया अगर आप टिलेज की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो मिट्टी को जितना हो सके अधिकतर उसको भुरभुरा पोला या बना करके मृदा में अधिक जल की मात्रा को क्या किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। अच्छा, आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा फार्म है, आपका फील्ड है जिसमें आपने जुताई की क्रियाएं नहीं करी, तो आपने उस जो भी इरिगेशन की सिंचाई वगैरह करी तो वो मिट्टी उतना अधिक जल धारण नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जुताई नहीं हुई तो उसके कण जो हुए हैं टूटे नहीं, और जो उसमें जो केशिकत्व वाली जो नली होती है उनका विकास सुचितापूर्ण नहीं है, या फिर जो नली होती वो रिस करके जल क्या हो जाएगा, जितना अधिक हो जाएगा वो जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाएगा। अगर आप इरिगेशन जो टिलेज की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो क्या हो जाएगा, मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाएगी, जो अपारगम परत का निर्माण हो जाएगा, टूट जाएगी, जो नलियाँ होंगी वो टूट जाएंगी, तो पानी ज़्यादा अधिक नीचे ना जा करके अधिक से अधिक मिट्टी के द्वारा संचित किया जा सकेगा। वही डेवनपोर्ट महोदय के द्वारा यह बताया गया कि भूपरिष्करण के बारे में उन्होंने यह बताया कि भूपरिष्करण से भूमि को पोला भुरभुरा बना करके मृदा में अधिक जल की मात्रा को संचित किया जा सकता है। तो ये आपको कथन याद रखने किसने क्या कहा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनका नाम उल्लेखनीय है एग्रोनॉमी के क्षेत्र में। तो डेवनपोर्ट महोदय ने क्या कहा, आपको इसको याद रखना कि भूमि को पोला भुरभुरा बनाकर मृदा में अधिक जल की मात्रा को संचित किया जा सकता है, ठीक है। वहीं इनके द्वारा क्या बताया गया कि भूपरिष्करण का प्राथमिक उद्देश्य ही यही है कि केवल खरपतवारों को नष्ट किया जा सके। और इधर अगर हम बात करें लिबिक तथा प्रिस्टले ने क्या बताया, इनका आपको कथन याद रखना है। लिबिक तथा प्रिस्टले ने यह बताया कि टिलेज के माध्यम से भूमि में वायु संचार बढ़ जाता है। आप इतना कीवर्ड याद रखें, बाकी का बहुत ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत है नहीं। और खासकर जैथरो टुल की बुक की, और बुक कौन सी बुक थी जो उनके द्वारा प्रकाशित करी गई, और दूसरी बात भूपरिष्करण को खाद की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, तो जैथरो टुल महोदय के द्वारा दी गई। अब हम बात कर लेते हैं टिलेज होता क्या है, थोड़ा इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कभी कभी सीधे तौर पर डिफिनेशन से भी प्रश्न पूछे जाते रहे, तो आइए देखते हैं। भूपरिष्करण फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह पद्धति है जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो टिलेज क्या है, फसल उगाने की एक ऐसी पद्धति है, या फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की एक प्रकार की ऐसी पद्धति होती है जिसके माध्यम से भूमि में पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए जो भी उसके लिए आवश्यक अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं उन सभी का आप निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं क्या, अगर आप फसल बोने से पहले खरपतवारों को नहीं निकालेंगे या आप मिट्टी को क्या करेंगे, जुताई बुआई नहीं करेंगे, तो उसकी जल धारण क्षमता भी क्या रहेगी, ठीक ठाक नहीं रहेगी। खरपतवार नहीं निकालेंगे तो जो आपकी मुख्य फसल होगी उसके साथ वो प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उसके अपने नुकसान है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये फार्म है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो आपकी ये मेन क्रॉप हो गई, अब अगर इसके साथ आपके खरपतवार भी उगेंगे तो जो भी आप पोषक तत्व
वगैरह इसमें खाद मैन्योर फर्टिलाइज़र का जो भी आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो खरपतवारों के द्वारा भी उसको क्या किया जाएगा, उसका अवशोषण किया जाएगा। तो जो मुख्य फसल होगी आपकी, इसको नुकसान होगा। तो इसी के लिहाज से वही कहा जाता है कि टिलेज के माध्यम से आप उन सभी क्रियाओं का विकास करेंगे जो फसल के विकास के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। तो खैर, भूपरिष्करण के अगर हम प्रकारों की बात करें, निम्न 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन से भूपरिष्करण के 2 प्रकार हैं? पहला हो गया आपका प्रारंभिक भूपरिष्करण, वहीं हो गया द्वितीयक भूपरिष्करण, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। आइए एक एक करके इस पर बात करते हैं कि कौन सा किसे प्राइमरी टिलेज कहा जाता है और किसे सेकेंडरी टिलेज कहा जाता है। तो प्रारंभिक भूपरिष्करण की अगर हम बात करें, खेत में बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य करते हैं उन्हें प्रारंभिक भूपरिष्करण कहा जाता है। तो प्राइमरी टिलेज किसे कहा जाता है? खेत में बीज बोने तक, ध्यान देने योग्य कौन सी बात है, बीज बोने तक। पहले मान लीजिए आपका खेत है दोस्तों, ये आपने क्या करा, इसकी जुताई बुआई गुड़ाई जो भी करी, फिर उसमें आपने क्या करा, आपने उसमें बीज बो दिए। तो बीज बोने तक आप क्या करते हैं, पहले उसको क्या करें, खेत की जुताई करेंगे, फिर उसको समतल करने का कार्य करेंगे, फिर उसमें बीज बोएंगे, खरपतवारों को निकालेंगे बीज बोने से पहले, ताकि फसल आपकी बेहतर रहे। तो जो बीज बोने तक क्या हो जाएगा, प्रारंभिक टिलेज के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं अपनाएंगे, कब तक अपनाएंगे, बीज बोने तक। तो बीज बोने तक, खेत में बीज बोने की प्रक्रिया तक जितने भी आपके द्वारा कृषि कार्य किए जाएंगे उन्हें क्या कहा जाता है, प्रारंभिक भूपरिष्करण कहा जाता है। कौन कौन से, जैसे खेतों में जुताई करना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, खाद एवं उर्वरकों को खेत में मिलाना, खेत में पाटा लगाना, जिससे अर्थात समतल करना खेत को, ये सभी क्या कहा जाएगा दोस्तों, प्राइमरी टिलेज कहा जाएगा। खेत क्रियाएं प्रारंभिक भूपरिष्करण के अंतर्गत सम्मिलित हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। पहले सेकेंडरी टिलेज को देख लेते हैं, फिर एक दूसरे की तुलना देख लेंगे, तो आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे। खेत में बीज के बाद फसल की कटाई तक जितनी भी कृषि यांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें द्वितीयक भूपरिष्करण कहते हैं। तो द्वितीयक भूपरिष्करण किसे कहा जाता है, खेत में बीज के बाद, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा गया था बीज बोने तक, और जो द्वितीयक भूपरिष्करण इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें बीज के बाद की बात की जा रही है, बीज बोने के बाद की बात, ठीक है। और फसल की कटाई तक जितनी भी आप कृषि यांत्रिक क्रियाएं करते हैं वो क्या कहा जाएगा, वो सेकेंडरी टिलेज कहा जाएगा। जैसे वर्षा अथवा सिंचाई के बाद मृदा की पपड़ी तोड़ने के लिए हैरो चलाना, खुरपी फावड़े विभिन्न प्रकार के हो से निकाई गुड़ाई करना, फसलों पर मिट्टी चढ़ाना, ये विभिन्न प्रकार की जो सभी क्रियाएं होती हैं द्वितीयक भूपरिष्करण के अंतर्गत आती हैं। तो प्रारंभिक, अगर हम प्राइमरी टिलेज की बात करें, प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत जब तक आप बीज खेत में नहीं बोते हैं तब तक जो भी आप क्रियाएं अपनाते हैं वो सभी आपकी प्राइमरी टिलेज में आ जाएंगी। जैसे कि खेत की जुताई करना, निराई गुड़ाई करना, खरपतवारों को उसमें से निकालना, खाद पांस वगैरह जो भी मिलाया जाना खेत की बेहतरी के लिए, वो सभी आपके प्राइमरी टिलेज में आ जाएंगे। वहीं सेकेंडरी टिलेज की बात करें, बीज के बाद, जब आप बीज बो देते हैं उसके बाद और फसल की कटाई तक जो भी आप कृषि से संबंधित जो भी उसमें एग्रीकल्चरल क्रियाएं करेंगे वो सभी क्या कहा जाएगा दोस्तों, सेकेंडरी टिलेज कहा जाएगा। और इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि वर्षा अथवा सिंचाई के बाद मृदा की पपड़ी को तोड़ने के लिए हैरो चलाना, खुरपी फावड़े या फिर विभिन्न प्रकार के यंत्रों का इस्तेमाल किया जाना, ये सभी क्या है आपके द्वितीयक भूपरिष्करण के उदाहरण हैं। अब हम सभी लोग प्रारंभिक भूपरिष्करण के उद्देश्य पढ़ लेते हैं और फिर सेकेंडरी टिलेज के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मृदा में वायु संचार को बढ़ाना। प्रारंभिक भूपरिष्करण के उद्देश्य क्या है, मृदा में पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब आप मिट्टी की जुताई करते हैं, जुताई गुड़ाई जो भी करते हैं आप, तो क्या होती है, मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाती है, तो उसमें वायु संचार बढ़ जाता है। मृदा अपरदन को रोकना, मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाना। जब आप मिट्टी की जुताई करते हैं तो क्या होता है, उसमें दोस्तों जल क्या होता है, अगर जुताई गुड़ाई ना करें तो जैसे आप सिंचाई करते हैं तो अधिकतर पानी जो होता है रिस करके क्या हो जाता है, जड़ क्षेत्र के नीचे चला जाता है, जिसको पेड़ पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम मिट्टी की जुताई कर देते हैं तो जल धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है दोस्तों। मिट्टी में जैव पदार्थों को मिलाया जाना। प्राथमिक भूपरिष्करण के आपके उद्देश्य क्या है, फसल की उपज ठीक ठाक हो, उसके लिए आप खाद पांस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जैव पदार्थों को मिलाते हैं।
खरपतवारों को रोकथाम करना, आपकी मुख्य फसल को अलग अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए आप क्या करेंगे, खरपतवारों को निकालेंगे। पादप कीट रोगों की रोकथाम करेंगे। ये सभी क्या हैं आपके प्रारंभिक भू परिष्करण के दोस्तों उद्देश्यों में शामिल हैं। अगला हमारा है द्वितीयक भू परिष्करण के उद्देश्य। अगर हम द्वितीयक भू परिष्करण के उद्देश्यों की बात करें, मिट्टी में वायु संचार को बढ़ावा देना और खरपतवारों को नष्ट किया जाना, मृदा नमी को सुरक्षित रखना और मिट्टी चढ़ाना। अगर पेड़ पौधों को आपको लगता है कि आपने जो फसल लगाई हुई है उसको विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के चलते आपकी फसल जो ढह रही है या गिर रही, मान लीजिए आपने क्या करा, ये आपका खेत है और ये आपने जो फसल लगाई उसका पौधा है, सैंपल के तौर पर हम ले रहे हैं। अब बहुत तेज़ हवा चली तो ये यहाँ से क्या हुआ, डाउन हो गया। अगर आप इसको सही नहीं करेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब आपने इस पर क्या करा, मिट्टी चढ़ा दी तो ये आपका फिर से पौधा सीधा हो गया और आपकी फसल क्या हो जाएगी, गिरेगी नहीं। तो मिट्टी चढ़ाने का कार्य कहाँ से किया आपने, यहाँ पर मिट्टी चढ़ा दी, ठीक है ऐसे, तो इसको एक सहारा मिल गया। तो वही कह रहा है कि द्वितीय भू परिष्करण के उद्देश्य क्या, वायु संचार को बढ़ावा देना ताकि पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधों को ऑक्सीजन मिल सके, खरपतवारों को नष्ट किया जाना, मृदा नमी को सुरक्षित रखना कि जितना पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता हो पर्याप्त मात्रा में उनके लिए उपलब्ध रहें, और मिट्टी को चढ़ाया जाना जिससे पेड़ पौधे आपके जो भी आपने फसल लगाई है उसको वो क्या हो, गिरे नहीं। भू परिष्करण के लाभ होने के साथ साथ उसकी कुछ हानियां भी हैं। उनके डिसएडवांटेज पर हम बात कर लेते हैं टिलेज पर, जैसे कि जैव पदार्थों का ऑक्सीकरण, जैविक क्रियाओं का प्रभाव, मृदा का अधिक दब जाना, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। जैसे जब आप मिट्टी की जुताई गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है, ढीली मिट्टी के साथ जैसे बारिश हुई तो उसके साथ अधिक बहेगी उस खेत की अपेक्षा जिसमें जो मिट्टी की जुताई गुड़ाई ना करी गई हो। तो सॉइल इरोजन को भी वृद्धि होती है, मृदा अधिक दब जाती है, जैविक क्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ अनबायोटिक एक्टिविटीज़ पर भी हमें कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब हम टिलेज संबंधित कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं, सम फैक्ट्स अबाउट टिलेज की बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, जहाँ से सीधे तौर पर एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना रहती है। इष्टतम या प्रमाणक भू परिष्करण किसे कहा जाता है, ऑप्टिमम और नॉर्मल टिलेज। इष्टतम या प्रमाणक टिलेज किसे कहा जाता है, तो बात करें अगर हम ऑप्टिमम और नॉर्मल टिलेज की जुताई की संख्या जो किसी फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सहायक है, इष्टतम भू परिष्करण कहलाती है। जुताई की वह संख्या, कौन सी, जुताई की वह संख्या जो किसी फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सहायक होती है, वो क्या कहलाती, इष्टतम भू परिष्करण कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितनी अधिक जुताई करते हैं तो उसका सभी का उद्देश्य यह होना चाहिए कि फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ हमें प्राप्त हो सके, तो उसे क्या कहा जाएगा, इष्टतम भू परिष्करण कहा जाएगा, अर्थात ऑप्टिमम और नॉर्मल टिलेज के नाम से इसको जाना जाएगा। वहीं जीरो और नो टिलेज की अगर हम बात करें, किसी फसल की बुआई पूर्व फसल के अवशेषों में ही बिना जुताई किए सीधे रूप में करना शून्य भू परिष्करण कहलाता है। अगर हम बात करें जीरो टिलेज की तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपका ये फील्ड है दोस्तों, ये खेत है, आपने ये फसल इसमें, आपकी ये फसल इसमें लगाई हुई है, आपने जो भी फसल इसमें लगाई है, अब ये आपकी फसल है, ठीक है, ये आपका हो गया ए सिचुएशन। अब आइए आगे बात करते हैं, अगला हमारा फील्ड है बी। अगला आपका जो फील्ड है बी, आपने फसल को क्या कर दी, फसल की कटाई कर दी। अब इसमें अवशेष इसके फसल के बचे हुए हैं। आपने जो फसल ए फील्ड में ली, हम बात कर रहे हैं इसके विभिन्न स्टेजेस की, ठीक है। आपने कटाई कर दी, ठीक, यहाँ पर आपने फसल बोई हुई थी, फसल को काट दिया तो उसके अवशेष बच गए। अब आप किसी नॉर्मल रूप की अगर हम बात करें, नॉर्मल तौर पर किसी फसल को बोने से पहले खेत को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार की टिलेज क्रियाओं को अपना करके खेत को तैयार किया जाता है। जैसे उसको अवशेषों को निकालना ताकि पूरी फसल के अवशेष आपकी जो अगली फसल आप बो रहे हैं उससे प्रतिस्पर्धा न करे या उसको नुकसान न पहुँचाए किसी भी तौर पर, तो उसके अवशेषों को आप निकाल देते हैं। किंतु जीरो टिलेज में ये जो अवशेष हैं आपके, ये निकाले नहीं जाते हैं, इसी में आप मुख्य फसल को बो देंगे। अब किसी सिचुएशन क्या है,
आपने पहली बात तो ये आपके अवशेष इसमें रहे, ठीक है, पूर्व रूप से जो अवशेष थे वो उपलब्ध रहे आपके, और आपने इन्हीं अवशेषों के बीच में ही आपने अपनी फसल क्या करा, लगा दिया। आपने अपनी फसल को लगा दिया और आपके अवशेष भी इसमें उपलब्ध रहे। तो ये क्या हो गई, आपकी टिलेज हो गई, जीरो टिलेज की अवधारणा इससे आप समझ सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि क्या दिया गया है। दिया गया है कि किसी फसल की बुआई पूर्व फसल के अवशेषों में ही बिना जुताई के, देखिए लिखा गया कि किसी फसल की बुआई, मान लीजिए आपको किसी फसल को बोना है, पूर्व फसल के अवशेषों में ही, मैंने क्या बताया, आपने फसल बोई, उसको काट लिया, अब इसमें जो आपके अवशेष बचे हुए हैं ये क्या है, अवशेष हैं। अब इन्हीं अवशेषों में बिना जुताई किए, इन्हीं अवशेषों में आपने क्या करा, निराई गुड़ाई कुछ भी नहीं किया, ना कि खेत को तैयार किया, सीधे रूप में करना, आपने सीधे रूप में इन्हीं फसलों को, बीजों को बो दिया, ठीक है आपने, और इन्हीं से फसल ले ली, तो उसे क्या कहा गया, शून्य भू परिष्करण कहा गया। जहाँ खरपतवार नियंत्रण रासायनिक विधि से करते हैं वहाँ पर यह विधि अधिक उपयुक्त है। तो यह विधि जीरो टिलेज वाली जो विधि है वहाँ पर कहाँ पर अधिक उपयुक्त है, जहाँ पर आमतौर पर खरपतवारों का नियंत्रण रासायनिक विधि के माध्यम से किया जाता है, उन क्षेत्रों के लिए यह विधि काफ़ी उपयुक्त है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम भू परिष्करण का तात्पर्य क्या है, मिनिमम टिलेज किसे कहा जाता है। तो मिनिमम टिलेज किसे कहा जाता है, फसलों उत्पादन में भूमि की कम से कम जुताई को न्यूनतम टिलेज कहा जाता है। तो यह तो शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि न्यूनतम भू परिष्करण का तात्पर्य क्या है, कि आपको जो फसल लेना है उसके उत्पादन के लिए भूमि को कम से कम आपने जुताई करी, और वो क्या कहलाया गया, उसको न्यूनतम भू परिष्करण कहा गया। मल्च टिलेज किसे कहा गया, पलवार टिलेज क्या है, भूमि की इस प्रकार जुताई करना जिसमें जीवांश अवशेष या पलवार सामग्री भूमि की ऊपरी सतह पर छोड़ दिए जाते हैं। भूमि की इस प्रकार जुताई करना जिसमें जीवांश अवशेषों को या फिर पलवार जो आपकी सामग्री है जो नमी को संरक्षित करने के लिए आप पलवार का इस्तेमाल करते हैं, भूमि की ऊपरी सतह पर आप छोड़ देते हैं। पलवार किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि ये हमारा खेत है, इसमें आपने ऐसी फसल को बोया जिसका जो आच्छादन रहता है अधिक रहता है, जो आपकी नमी वगैरह को संरक्षित करने में मदद करता है। लोबिया, मूंग, उड़द, ये सभी क्या हैं दोस्तों, मल्चिंग क्रॉप्स के अंतर्गत भी आते हैं। तो वही कह रहा है कि भूमि की इस प्रकार जुताई करना जिसमें जीवांश अवशेष या पलवार सामग्री भूमि की ऊपरी सतह पर आप छोड़ देते हैं, इसके अपने फायदे होते हैं, जैसे कि मृदान जो मिट्टी में नमी भी संरक्षित रहती है, सॉइल का इरोजन भी कम होता है। अगला हमारा बिंदु है रसायन प्रति, केमिकल फैलो, ये क्या होता है, इस पर बात करते हैं। परती भूमियों पर, जो आपकी परती भूमियाँ होती हैं, खरपतवारों का नियंत्रण जब भू परिष्करण यंत्रों के स्थान पर शाकनाशियों द्वारा करा लिया जाता है तो रसायन परती कहलाती है। केमिकल फैलो अगर हम बात करें, इसके शब्द पर ही अगर हम ध्यान दें तो इसके शब्द से ही इसकी परिभाषा दोस्तों या जो इसका अर्थ है वो स्पष्ट हो जाएगा। जो आपकी परती भूमियाँ होती हैं, कहने का तात्पर्य आपने एक वर्ष खेती करी और कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ दिया तो वो परती भूमियाँ हो गई। परती भूमियों पर खरपतवारों का नियंत्रण जब भू परिष्करण यंत्रों के स्थान पर, वैसे तो खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए हैरो कल्टीवेटर या जो भी निराई गुड़ाई आप सभी लोग करते हैं, हमारे सबके द्वारा की जाती है, उन सभी के स्थान पर, अर्थात इनका इस्तेमाल नहीं करना है। इस्तेमाल किसका किया जाना है, शाकनाशियों का इस्तेमाल किया जाना है। तो वो क्या कहा जाएगा, उसके द्वारा रसायन परती कहा जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब परती भूमियों पर अगर आपको कोई फसल लेनी है तो आप टिलेज की क्रियाओं को ना अपना करके अगर आप शाकनाशियों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, केमिकल फैलो कहा जाएगा। अगला हमारा है अभिसामयिक भू परिष्करण। ये क्या होता है, अभिसामयिक भू परिष्करण किसे कहते हैं, इस पर बात करते हैं। कन्वेंशनल टिलेज क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि बीज सैया तैयार करने के लिए जो भी प्रारंभिक या द्वितीयक भू परिष्करण क्रियाएं करी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, अभिसामयिक भू परिष्करण कहा जाता है। आपने अगर जो आप बीज सैया तैयार कर रहे हैं, अगर उसमें प्रारंभिक या फिर द्वितीयक जो भी भू परिष्करण क्रियाएं करते हैं वो सभी क्या कहलाती हैं दोस्तों, अभिसामयिक भू परिष्करण क्रियाएं उन्हें कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, प्रारंभिक प्लस द्वितीयक और बीज सैया तैयार करने के लिए ये कुछ कीवर्ड याद रखिए तो आपको याद रहेगा। ब्लाइंड होइंग किसे कहा जाता है, ब्लाइंड होइंग काफ़ी पूछी जाती है कि इसके उदाहरण पूछे जाते हैं कि ब्लाइंड होइंग की क्रिया किसमें आमतौर पर अपनाया जाता है, जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गए, इनमें कुछ ब्लाइंड होइंग की क्रिया काफ़ी अपनाई जाती है। खैर आइए देखते हैं कि होता क्या है ये।
फसल के अंकुरण के पूर्व, जो आपने फसल बोई उसके अंकुरण के पूर्व जो गुड़ाई होती है उसको क्या कहा जाता है? अंधी गुड़ाई कहा जाती है, अंधी गुड़ाई कहा जाता है। मान लीजिए आपने किसी फसल के बीज बोए और उसमें अंकुरण होने के पूर्व जो भी आपने गुड़ाई वगैरह करी उसको क्या कहा जाएगा? ब्लाइंड होइंग कहा जाता है। ठीक है, सामान्य तौर पर यह गन्ने की फसल में की जाती है। इसके एग्जाम्पल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो कौन से फसल की बात हो रही? गन्ने की बात हो रही, क्योंकि गन्ने में अंकुरण काफ़ी देर में अर्थात 30 से 35 दिन बाद होता है। जो गन्ने में अंकुरण की क्रिया होती है आमतौर पर देर में देखने को मिलती है, जो अमूमन फसल बोने के 30 से 35 दिनों के बाद होता है। तब तक खरपतवार निकल आते हैं, उन्हें दूर करना जरूरी रहता है। कभी कभी ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं में अंकुरण प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी ऊपर की पपड़ी जो कि वर्षा के कारण जम जाती है, इसको तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? अंधी गुड़ाई कहलाती है। ठीक है, खैर आपको ब्लाइंड होइंग के एग्जाम्पल याद रखना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अगर हम ब्लाइंड होइंग के उदाहरण की बात करें तो गन्ना हो गया, और आलू में भी ठीक ठाक देखने को मिलती है हमें। और यह होती क्या? तो फसल अंकुरण के पूर्व जो भी गुड़ाई की क्रिया अपनाई जाती है उसको ब्लाइंड होइंग कहा जाता है। कंबाइन टिलेज की बात करें, कंबाइन टिलेज क्या होता है? खेत में भू परिष्करण की संख्या को नियंत्रित करने या फिर कम करने के लिए कभी कभी दो कार्यों को एक साथ किया जाता है। जब भू परिष्करण की संख्या में खेत में भू परिष्करण की संख्या को नियंत्रित करने के लिए या फिर कम करने के लिए कभी कभी क्या होता है? दो कार्यों को एक साथ किया जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त भू परिष्करण कहा जाता है। जैसे जुताई के साथ साथ पाटा लगाना। तो अब जब आप चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं? दो कार्यों को एक साथ करते हैं। संयुक्त का तात्पर्य है कि इन दो कार्यों को एक साथ किया जाना, तो क्या कहलाएगा? संयुक्त भू परिष्करण आपका कहा जाएगा। संरक्षण भू परिष्करण किसे कहा जाता है? इस पर बात कर लेते हैं। भूमि की ऊपरी सतह को प्राकृतिक रूप में बनाए रखकर व पहली फसल के अवशेष मृदा की सतह पर छोड़ते हुए अगली फसल के खेत तैयार करना संरक्षण भू परिष्करण कहा जाता है। तो संरक्षण भू परिष्करण की अगर हम बात करें, कहा जा रहा है कि भूमि की ऊपरी सतह को, जो हमारी मिट्टी है इसकी ऊपरी सतह की बात की जा रही है, प्राकृतिक रूप से बनाए रखकर, जो उसकी मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसकी प्राकृतिक उसको सिचुएशन में उसको बनाए रखकर पहली फसल के अवशेष, जो आपने पहली फसल बोई उसके अवशेष मृदा की सतह पर छोड़ते हुए, जो आपने पहली कंडीशन क्या है? संरक्षण भू परिष्करण में जो भूमि है हमारी उसकी ऊपरी सतह को प्राकृतिक सिचुएशन, नेचुरल सिचुएशन में बनाए रखना, और उस पर जो आपने पहली फसल को लगाया उसके अवशेषों को मृदा की सतह पर छोड़ते हुए, उसके अवशेष क्या है? मिट्टी की सतह पर छोड़ दीजिए, अगली फसल के लिए खेत तैयार करना। पहली फसल के अवशेषों को मिट्टी की सतह पर छोड़ते हुए जो आप अगली फसल लगा रहे हैं या बोने जा रहे हैं, और उसके लिए खेत को तैयार करना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन टिलेज कहलाता है। इससे वायु जल द्वारा होने वाले मृदा का कटाव नियंत्रित होता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, वायु जल द्वारा जो होने वाला कटाव है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कंजर्वेशन टिलेज के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके साथ ही फालतू पानी, रन ऑफ वाटर का बहाव भी क्या होता है? कम होता है। जब आप अवशेष उस पर लगे रहते हैं या खाली खेत की अपेक्षा, जैसे मैं आपको एक ऐसे समझाता हूँ, मान लीजिए ये फील्ड है हमारा, इस पर कुछ भी नहीं आपने बोया, ये खाली पड़ा है। ये एक अगला हमारा फील्ड है, इसमें किसी फसल के अवशेष लगे हुए हैं। तो जो पानी का जो बहाव होगा दोस्तों इसमें अधिक होगा बजाय इसकी बजाय इसमें पानी का बहाव होगा अधिक होगा। तो जहाँ पानी का बहाव अधिक होगा उसमें इरोजन भी ठीक ठाक होगा। तो वही कहा जा रहा है कि जब कंजर्वेशन टिलेज में क्या होता है? पहली फसल के आपको अवशेष इसमें छोड़ करके आपको अगली फसल के लिए खेत को तैयार करना होता है, तो वो कंजर्वेशन टिलेज कहलाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है दिशा निर्देशित भू परिष्करण। यह क्या है? दिशा निर्देशित भू परिष्करण किसे कहा जाता है? ओरिएंटेड टिलेज क्या है? विशेष रास्तों या दिशा अनुसार सूर्य प्रकाश, वायु दिशा, खेत की आधार रेखाओं को ध्यान में रखकर जुताई करना दिशा निर्देशित भू परिष्करण कहलाता है। दिशा निर्देशित भू परिष्करण किसे कहा जाता है? विशेष रास्तों या दिशा अनुसार सूर्य का प्रकाश, वायु दिशा, खेत की आधार रेखाओं को ध्यान में रखकर जुताई करना दिशा निर्देशित भू परिष्करण कहलाता है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें समझने के उद्देश्य, तो अगर आप कोई सीधे तौर पर आप कोई विशेष पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो दिशा निर्देशित भू परिष्करण के अंतर्गत आएगा। अगला हमारा बिंदु है चक्रीय भू परिष्करण, और उसके बाद क्या है? लेबाई।
तो रोटरी टिलेज किसे कहा जाता है? इसकी अगर हम बात करें, भू परिष्करण कार्य जिसमें मिट्टी चक्रीय रूप में काटकर मिट्टी में भूमि में मिलाई जाती है, जिसमें मिट्टी चक्रीय रूप में काट करके भूमि में मिलाई जाती है, चक्रीय भू परिष्करण कहलाता है। भू परिष्करण का कार्य है जिसमें मिट्टी चक्रीय रूप में काटकर, इसके शब्द से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, तो मिट्टी चक्रीय रूप से काटकर भूमि में अगर हम मिला देते हैं, चक्रीय भू परिष्करण कहलाता है। लेबाई की अगर हम बात करें, लेबाई क्या है? खड़ी फसल में फसल वृद्धि की एक अवस्था जिस पर अंतिम जुताई करते हैं। खड़ी फसल में फसल वृद्धि की एक अवस्था जिस पर क्या करते हैं? अंतिम जुताई करते हैं। दोस्तों ये भी याद रखने वाले बिंदु हैं, इनको याद रखिए। खड़ी फसल में फसल वृद्धि की एक अवस्था, ऐसी अवस्था जिस पर अंतिम जुताई की जाती है, वो क्या कहलाती है? लेबाई कहलाती है। और डीप प्लगिंग और सब सॉइलिंग की बात करें, मृदा को जब 40 सेंटीमीटर या इससे अधिक गहराई पर जोता जाता है, जुताई करी जाती है, तो गहरी जुताई की जाती है। तो पहली बात इसका बिंदु आपको याद रखना, 40 सेंटीमीटर से अधिक। तो गहरी जुताई कैसे कहा जाता है? जब आप मिट्टी की जुताई आमतौर पर 40 सेंटीमीटर से अधिक करते हैं गहराई में, तो उसको क्या कहा जाता है? डीप प्लगिंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? मानसून की नमी को सुरक्षित रखना या भूमि को की निचली सतहों से सख्त सतहों को तोड़ना। आमतौर पर जो डीप प्लगिंग होती है उसके दो उद्देश्य होते हैं, या तो आपको मिट्टी की नमी को बेहतर रखना, संरक्षित कर रखना है, ठीक है, ताकि विषम परिस्थितियों में भी पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में नमी उपलब्ध रहे, और या फिर भूमि की निचली सतह जो सख्त सतह होती है, हार्ड पान होती है, उसको क्या करना? तोड़ना। डीप प्लगिंग के कुछ उद्देश्य, और इसमें 40 सेंटीमीटर से आमतौर पर अधिक गहरी जुताई करी जाती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली है दोस्तों। अगले दिन मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। धन्यवाद।